हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी मैम। आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से पाठ 2 लहासा की ओर। इस पाठ को समझने से पहले हम इस पाठ के लेखक राहुल सांकृत्यायन के बारे में कुछ जान लेते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। यात्रा वृत्त या यात्रा वृत्तांत वो रचना होती है जिसमें लेखक अपनी किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को रोचकता के साथ प्रस्तुत करता है। साथ ही वहाँ की सभ्यता और संस्कृति से भी हम लोग अवगत हो पाते हैं। यात्रा वृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। वो घुमक्कड़ी स्वभाव के थे, यानी घूमना उनको बहुत पसंद था। वे विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहां के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। उन्हीं में से आप एक पढ़ोगे, लहासा की ओर। यह यात्रा वृत्तांत हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, तो हम लोग अब पढ़ते हैं पाठ की ओर, लहासा की ओर। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां कुछ घर आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही एक परित्यक्त चीनी किला था। वहां हम चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत के यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहां जाति पाति, छुआछूत का सवाल ही नहीं है और ना औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चोंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन, जिसको खोटी बोलते हैं, में रखकर आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोंगी में चाय मथकर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। तो लेखक उस समय तिब्बत की यात्रा कर रहे थे जब नेपाल से तिब्बत जाने का एक ही रास्ता था, नेपाल तिब्बत मार्ग। बाद में फरी कलिंगपोंग का रास्ता खुल गया नेपाल और तिब्बत के बीच में, जहां से हिंदुस्तान की चीजें भी तिब्बत जाया करती थी। लेखक ने अपनी यात्रा की शुरुआत तिब्बत की राजधानी लहासा से की। लेखक एक परित्यक्त चीनी किला में चाय पीने के लिए ठहरे। परित्यक्त का अर्थ होता है कि जिसका त्याग कर दिया गया हो, यानी अब वह चीनी किला नहीं था, बल्कि वहां कुछ किसान लोग अपना घर बसा लिए थे। तिब्बत में लोग इतने बेफिक्र होते हैं कि उनके घर में कोई भी आ जा सकता है। सिर्फ छोटे मोटे भिखमंगों को चोरी की डर से लोग नहीं आने देते, नहीं तो कोई भी चाय बनवाकर पी सकता है। वहाँ के लोग अलग ही तरह की चाय बनाते हैं, जिसको कूट कर बनाया जाता है और फिर बाद में मक्खन, सोडा, नमक आदि डालकर उसे एक टोटीदार बर्तन में पिया जाता है। यहाँ लोग अजनबी को भी मेहमान की तरह घुसने देते हैं और वो चाय बनवाकर पी सकता है। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी कहते हैं रास्ते में दिया जाने वाला कर या टैक्स को। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। यहाँ पर चीट का अर्थ है यात्रा की अनुमति के लिए मजिस्ट्रेट के हाथ से लिखा हुआ अनुमति पत्र या पास। थोंगला तिब्बत की सीमा का एक स्थान है। लेखक भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तिब्बत और मंगोलिया में बौद्ध धर्म के मानने वाले अधिकतर लोग होते हैं। तो सुमति यहाँ पर मंगोल भिक्षुक है, जो कि लेखक के मित्र थे और वहाँ उस समय भारतीयों को तिब्बत जाने की मनाही थी। इसीलिए लेखक वहाँ एक भिक्षुक के भेष में गए थे। लेखक मंगोल भिक्षुक को सुमति कहते हैं।
जो एक भिक्षु के नाम के अर्थ के आधार पर अपनी सुविधा के लिए उन्होंने रख लिया था। तिब्बत के लोग मंगोल भिक्षु को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। वे अपनी एक और यात्रा का जिक्र करते हैं, जब वह भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आए थे, परंतु उन्हें वहां रहने के लिए गांव का सबसे गरीब झोपड़ा मिला था। इस बार वह भिक्षुक के वेश में आए थे, इसीलिए उनका रहना आसान था। या फिर लेखक कहते हैं कि लोगों की मनोवृत्ति या मनोदशा पर भी यह निर्भर है कि वह कब क्या सोचते हैं। खासकर शाम के समय शराब पीकर, छंग कहते हैं शराब को, होशो हवास वो कम ही रखते हैं। इसीलिए हो सकता है कि दोनों बार उनके रहने में बहुत का अंतर था। अब हमें सबसे बिकट डाड़ा थोंगला पार करना था। डाड़े तिब्बत में सबसे खतरे की जगह हैं। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत के गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती, और वहां गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम भिखमंगे थे, और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते, टोपी उतार, जीभ निकाल, कुची कुची दया का भाव लिए हुए 1 पैसा कहते हुए भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। अब लेखक को सबसे विकट डाड़ा डाड़ा कहते हैं ऊंचे स्थान को या पठार को। आप जानते ही हैं कि तिब्बत पठार पर बसा हुआ है, इसीलिए उसे दुनिया का छत भी कहते हैं। तिब्बत में एक थोंगला नाम का डाड़ा पार करना चुनौतियों से भरा है, क्योंकि यह 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसके आसपास कोई गांव नहीं होने के कारण यहाँ डाकुओं का छुपना आसान हो जाता है। यहाँ डाकू पहले लोगों को मार देते हैं, तब उनका पैसा लूटते हैं। हथियार का कानून न होने के कारण वहाँ पिस्तौल बंदूक चलाना आसान ही बात था, और लोगों को मार देना, खास करके पहाड़ी इलाका में जहाँ नदी और पहाड़ हो और इतना घुमावदार हो कि दूर दूर तक कुछ भी दिखाई ना दे, वहां पर डकैत आसानी से लोगों को मार देते थे और फिर उनका पैसा लूटते थे। अगला पड़ाव था जो कि 16-17 मील दूर था। उस जगह का नाम था लंकोर। लेखक ने 2 घोड़े का इंतजाम किया और फिर आगे बढ़े अपने अगले पड़ाव की ओर। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डाड़े से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डाड़े के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहां बर्फ की सफेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डाड़े के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों झाड़ियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है, पर उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दोनकुई कश्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला है। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है
और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, 2 टोकरी कंडे फूं डाले। कंडे होते हैं गोबर के उपले। फूं मतलब फूकना यानी जला देना। 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता है। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। लेखक ने दूसरे दिन का सफर घोड़े पर सवार होकर शुरू किया। एक जगह रुककर चाय पी। उनके दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे, यानी बर्फ से ढके हुए शिखर थे। भीटे यानी कि ऊंचा टीला पर दिखने वाला पहाड़ बिल्कुल नंगा था, यानी उस पर न सफेदी थी बर्फ की और न ही हरियाली थी। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाला चोटिया दिखाई दे रहा था। ऊंचे स्थान पर देवता का स्थान था। वहां के देवता भी अलग ही तरह के हैं, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झाड़ियों से सजाया गया था। लेखक को घोड़े की सवारी करते हुए लंकोर जाने में इतना ज्यादा समय लग रहा था कि वे अपनी तुलना डॉन क्विक्सोटो से कर रहे थे, जो कि स्पेन का एक चर्चित उपन्यासकार का नायक था और हमेशा घोड़े पर चलता था। लंकोर पहुंचने में काफी देर होने के कारण सुमति काफी गुस्से में थे, पर उनका गुस्सा जल्दी ही शांत भी हो गया। फिर उन्होंने चाय सत्तू खाया और रात में गर्मा गर्म थुक्पा थुक्पा यानी वहां का एक प्रकार का सूप होता है, उसे सब मिलकर पी लिया। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधिगिरी। अब लेखक का अगला पड़ाव था तिंगरी का विशाल मैदान, जो कि टापुओं से घिरा था। दूर से देखने पर ऐसा लगता था कि एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर है, और उस पहाड़ी का नाम था तिंगरी समाधिगिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिड़ी बत्तियों से गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा, यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर पैसे दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन हमने भाड़िया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से ही मोटे कपड़े से सिर को ढाक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसीलिए आदमी मिलने का बहाना कर सेकर बिहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। सेकर की खेती के मुखिया भिक्षु, जिनका नाम नम से था, बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं होगी। शेर कहते हैं माप तौल की एक इकाई, जो किलोग्राम से थोड़ा कम होता है। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था,
इसीलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैं समझा था कि 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। लंकोर के बाद लेखक तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा हुआ था। आसपास के गांव में सुमति के कई जान पहचान वाले यजमान थे, जिन्हें सुमति बोध गया से लाए हुए कपड़े का गंडा अर्थात मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ माला देते थे और बदले में उन्हें पैसा मिलता था। गंडे कभी समाप्त नहीं होते, क्योंकि बोध गया का लाया हुआ कपड़ा यदि खत्म हो जाता तो कोई भी कपड़ा को चीर कर, उसे पतला पतला चीर कर गंडे बना लेते थे, और यजमान को थोड़े ही पता चलेगा कि यह कपड़ा बोध गया का है या फिर कहीं और से लिया हुआ है। वहां के लोगों को धार्मिक दृष्टिकोण से बोध गया जैसे पवित्र स्थान का गंडा पहनना बहुत पसंद था। सुमति अपने यजमानों के पास गंडे बांटना चाहते थे, क्योंकि ये उनका व्यवसाय बना हुआ था। लेखक जल्दी लहासा पहुंचना चाहते थे, इसीलिए वे सुमति से बोले कि पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा, पर आप दूर दूर के यजमानों के पास मत जाओ। तिब्बत चूंकि बहुत ऊंचे पठार पर बसा हुआ है और हिमालय से नजदीक है, इसीलिए वहां धूप भी काफी तेज लगती है और ठंडा भी उतना ही लगता है। उन्होंने भड़िया यानी सामान ढोने वाला आदमी को ढूंढा, पर नहीं मिलने पर अपनी पीठ पर सामान लादकर चल पड़े। तिब्बत की जमीन जागीरदारों में बटी है, जिसका ज्यादा हिस्सा बौद्ध मठों के पास है। वहां खेती के लिए बेगार में मजदूर मिल जाते हैं, अर्थात बिना पैसे के भी मजदूर मिल जाते हैं। वहां खेती की देखभाल के लिए भिक्षु को भेजा जाता है, जिसे लोग काफी सम्मानित दृष्टि से देखते हैं। सेकंड नामक गांव की खेती के लिए मुखिया भिक्षु, जिनका नाम नमसे था, वह अच्छे आदमी थे। उन्होंने लेखक के ठहरने का जहां इंतजाम किया था, वहां एक मंदिर था जिसमें हाथ से सुंदर अक्षरों में बुद्ध के वचनों को लिखा गया 103 पोथियां रखी हुई थी। उस पोथी को कंजूर कहते हैं। एक एक पोथी बहुत ही भारी था, 15-15 शेर का था। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमान के पास जाने के बारे में पूछा, तो चूंकि लेखक को यह पढ़ने में बहुत मन लग गया था, इसलिए अब उनको चिंता नहीं थी कि सुमति कितने दिन तक यजमान के पास घूमते रहेंगे। उनको लगा था कि शायद 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन सुमति जल्दी ही आ गए और फिर इन लोगों ने भिक्षु नमसे से विदाई लेकर लहासा की ओर चल पड़े। तो बच्चों, आपने देखा कि इस पाठ में लेखक ने तिब्बत के सांस्कृतिक, बौद्धिक, धार्मिक और भौगोलिक विशेषताओं को समझाने के साथ साथ हमें यह भी समझाने का प्रयास किया है कि यदि इच्छा शक्ति मजबूत हो तो कठिनाइयों को पार करना मुश्किल नहीं होता। यहाँ का रास्ता बहुत कठिन था, फिर भी लेखक को यात्रा करनी थी, तो उन्होंने अपना यात्रा पूरा कर ही लिया। यदि आपको इस पाठ का अर्थ समझ में आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।